गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था अबाउट वर्क। वर्क क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट के बारे में, वर्क कैसी क्वांटिटी है, कब वर्क डन माना जाएगा, कब वर्क नहीं डन माना जाएगा, और व्हाट इज़ द पॉजिटिव वर्क एंड व्हाट इज़ द नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। देखिए इस वीडियो में लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए कि वर्क, देखिए वर्क जब अगेंस्ट ग्रेविटी किया जाए, वर्क जब ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जाए तो किस तरह से हम जो है वर्क को कंसीडर करेंगे, किस तरह से वर्क को हम काउंट करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रेविटी की, तो व्हाट इज द ग्रेविटी? ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? एक तरह का फिनोमेना है, एक तरह का फोर्स है। क्या होता है उस फोर्स के अंदर कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये मान लिया जाए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ आवर अर्थ, और यहाँ पर इसके सरफेस पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, ठीक है, अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो होती है हमारी ग्रेविटी। जैसे कि हेडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें वर्क तो करना है, लेकिन कैसा वर्क करना है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कब वर्क होगा? जब हम चीज़ों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस कंडीशन में जो वर्क किया है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो चीजों को नीचे की तरफ ले जाती है, आप उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। मतलब क्या कर रहे हैं आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन कैसा वर्क कर रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसे वर्क को जब आप चीजों को लिफ्ट करें, उठाएं, ऊपर की तरफ फेंकें, ठीक है, उस कंडीशन में जो वर्क किया जाएगा उस वर्क को बोला जाता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशंस के से पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को और क्लियर करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। मतलब कि अगर आप वर्क को काउंट करना चाह रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को, तो क्या करेंगे आप कि किसका करेंगे? उस ऑब्जेक्ट का वेट और जितना वर्टिकल डिस्टेंस आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, उन दोनों का आपस में कर दिएंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और आपको पता है प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको वेट का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है वेट? वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां से हमने जो वेट था उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी, m इंटू जी, और वर्टिकल हाइट इंटू h। तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बन जाया करता है वो क्या बना आपका? W इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई जी एंड मल्टीप्लाइड बाई h। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अर्थ पे सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसका मास था m। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा था वो था m। मैंने क्या किया? मैंने इसको लिफ्ट किया, मैंने इसको उठाया, और उठा के कहाँ ले गया? मैं इसको ले गया h हाइट तक। ठीक है, कितनी हाइट तक ले गया मैं इसको? h हाइट तक मैंने उसको लिफ्ट किया। m मास था उसका, मैंने h हाइट तक उसको लिफ्ट किया, और g की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितना वर्क किया? मैंने वर्क किया कि मास मल्टीप्लाइड बाई जी एंड वर्टिकल हाइट h, m इंटू जी इंटू h। अगर हम बात करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी की तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाया करता है। यहाँ हम पढ़ते हैं एम जी
एच, जहां पर W क्या शो करेगा इस कंडीशन में, यहां पर जो W है वो शो करेगा कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, किस कंडीशन में जो वर्क किया जा रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। आगे G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। M, वेट ऑफ मास, सॉरी वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ द बॉडी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हो आप इसको, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इन द एंड मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी से कहेंगे। H, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, मतलब जितनी हाइट आपने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है उसे आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके रिलेटेड अभी सैंपल प्रॉब्लम लगाएंगे एक बढ़िया सी, जिससे कि आपको ये वाला कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और तरह के वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे, वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब एक फोर्स ने वर्क किया, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली, मतलब ऑब्लिक्वली मतलब तिरछा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ऐसे लगाया जा रहा है, जो मेरे मार्कर की डायरेक्शन है, ठीक है, जो मेरे मार्कर की डायरेक्शन है वो मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये जो मेरे मार्कर की डायरेक्शन है ये मान लीजिए फोर्स है, और जो मेरी फर्स्ट फिंगर शो कर रही है ये मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर जो ये फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया है ये कैसा फोर्स है, इसे बोलेंगे हम ऑब्लिक्वली फोर्स, तिरछा फोर्स, मतलब कि इस मोशन में और इसमें, इस फोर्स में और इस मोशन में कुछ ना कुछ एक एंगल बनता है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहेंगे, अभी इसको और आगे करेंगे डिस्क्राइब। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली, द वर्क डन इज पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब मोशन, ठीक है, ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी, जो बॉडी डिस्टेंस मूव्ड करती है वो, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मतलब F cos थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर cos थीटा, यहां पर जो नया फॉर्मूला बना वर्क का, क्या बोलेंगे आप उसको, W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। यहां पर एक इस डायग्राम की तो समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था, ये हम मानते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट था, बॉडी थी कोई, ठीक है, वो यहां पर रखा हुआ है, और मैंने इसको माना इसकी इनिशियल, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी को मैंने इसको लेट किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहां से इस पॉइंट से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये जो फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ, मैंने ये फोर्स अप्लाई किया, और इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद में इसका जो मोशन था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो देखिए फोर्स और मोशन इन दोनों के बीच में एक एंगल बना थीटा, इसे क्या बोलेंगे आप, थीटा एंगल, और ये क्या थी हमारे ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, मतलब यहां से यहां तक वो एस डिस्टेंस मूव हुआ, कितना डिस्टेंस मूव हुआ, वो एस डिस्टेंस मूव हुआ, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। W इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, F इज इक्वल टू क्या है हमारा, फोर्स, cos थीटा मतलब क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन, और S क्या है, डिस्टेंस मूव्ड। देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे ये मोशन हो सकता है। देखिए बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, ठीक है, जैसे आप अभी छोटे हैं तो हम छोटे बचपन में एक एक्टिविटी किया करते थे, ठीक है, क्या एक्टिविटी किया करते थे कि एक टॉय कार को या टॉय को, है ना, मैंने क्या किया, एक थ्रेड से मैं उसको बांध लिया करता था, टाइट अप कर दिया करता था, और जमीन पे उस धागे को खींचकर मैं उस टॉय को आगे की तरफ लेके आया करता था, खींच के लाया करता था। तो देखिएगा जरा कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए हमारी टॉय कार है,
ठीक है, ये टॉय कार है। यहां पर मैंने क्या किया, एक थ्रेड को बांधा और मैंने यहां से इसको खींचना शुरू कर दिया। लेकिन जो टॉय कार है उसका मोशन कैसा होगा, उसका मोशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वो कैसी जाएगी, वो सीधी डायरेक्शन में जाएगी। जबकि फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स लग रहा है उस पर ऑब्लिक्वली, मतलब तिरछा लग रहा है। तो यहां पर क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसे बोलते हैं आप वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। मतलब कि इसमें मोशन, फोर्स भी लग रहा है और मोशन भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वर्क तो हो रहा होगा, लेकिन कैसा वर्क हो रहा है, जब फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है इस पे, ऑब्लिक्वली, तिरछा जो है इस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसकी एक दो सैंपल जो है क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए आप लोगों की बुक में से एक सैंपल प्रॉब्लम लगाते हैं। ठीक है, क्या सैंपल प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force, in the direction of the force। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है वो, कि एक आपको वर्क निकालना है कि कितना वर्क किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला फोर्स है, जब एक ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे आप, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 10 न्यूटन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उसने पूछा है कि बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ। तो यहां क्या लिखेंगे आप, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, मीन्स 10 न्यूटन 1 मीटर, 10 न्यूटन मीटर। और हमने बताया था आपको कि न्यूटन मीटर मतलब होता है जूल, 10 जूल। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया गया, 10 जूल का वर्क किया गया। ठीक है, देखिए ये तो थी सिंपल प्रॉब्लम। थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि a car weighing 1000 kg, a car is weighing 1000 kg। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second, stops at a distance of 50 meter, decelerating
uniformly. What is the force exerted on it by brakes, and what is the work done by the brakes? ठीक है, वाई द ब्रेक्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कार है, उसका जो वेट है वो 1000 kg दे रखा है। ठीक है, और वो ट्रेवलिंग कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, जब उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो 50 मीटर की डिस्टेंस जाकर रुक जाया करती है। व्हाट इज द फोर्स? अब उसने, अब जो ब्रेक्स ने उसके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो कितना फोर्स लगाया है, सबसे पहली बात उन्होंने हमसे ये पूछी है। दूसरी बात कि उस फोर्स ने उस कार पे कितना वर्क किया। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि यहां पर क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? ठीक है, यहां हमसे पूछा गया है एफ, और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूं साइड से कि एफ की वैल्यू होती है एम इंटू ए। एफ क्या होता है आपका? एम इंटू ए। मतलब एम तो आपको पता है मास ऑफ द कार, बट ए मतलब एक्सेलरेशन, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको फोर्स की जरूरत है तो आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं कार में, तो यहां पर कैसा एक्सेलरेशन होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और आप जानते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो लिखेंगे हम इन ऑर्डर to calculate the force we will find retardation। मतलब अगर हमें फोर्स निकालना है सबसे पहले हमें रिटार्डेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। देखिए मास ऑफ कार गिवन है 1000 kg। अब देखिए वो ट्रेवलिंग कर रही है गाड़ी, क्या कर रही है? ट्रेवलिंग कर रही है, मतलब पहले से चल रही है। तो ये क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या होगी ये? इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी? और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है ये हो जाएगी आपकी 0। क्यों? क्योंकि वो हमारी गाड़ी जब ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं तो आगे रुक जाया करती है, रुक गई है वो। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? इतनी डिस्टेंस को एस 50 मीटर। देखिए आपको क्या निकालना है इससे? अब ए। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। और वहां पर ये बताया गया था कि जो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड लग रही हो, जो सही सूटेबल लग रही हो, हम उसी इक्वेशन को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर u है, v है, s है, हमें निकालना है a। तो इसके लिए जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? y द थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू आपका, v आपका 0 और u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर था 30 का स्क्वायर इंटू a इंटू 50। जब हम इस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा और 900 को जब हम इधर ट्रांसपोज करके लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 100a या माइनस का 900 अपॉन 100 इक्वल टू a, या हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? रिटार्डेशन। अभी क्या निकालेंगे यहां से हम? इस पे फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाइड की उन्होंने? m मल्टीप्लाइड बाई a, मतलब 1000 और -9 मतलब माइनस का 9000 न्यूटन। यहाँ पर माइनस का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और यहाँ इसके बाद क्या पूछा था उसने हमसे? वर्क डन, मतलब हमारे पास में F इंटू एस, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का। ठीक है, तो कितना वर्क किया उसने वो निकालते हैं कि 9000 मल्टीप्लाइड बाई 50 जूल मीन्स 451234 जूल। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। मतलब उस ब्रेक्स ने उस कार पर -9000 न्यूटन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में 9000 न्यूटन का फोर्स लगाया और उस पर कितना वर्क डन हुआ? 4.5 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, ये दो सैंपल प्रॉब्लम्स थी, दो आपकी सिंपल। ठीक है, अभी हम एक सैंपल प्रॉब्लम लगाएंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा हो उसमें, और एक सैंपल क्वेश्चन लगाएंगे जहां पर आपका ऑब्लिक्वरी फोर्स लगा हो। ठीक है, देखिए यहां पर एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। मतलब आपको एक वाटर लेके जाना है जिसका मास कितना दे रखा है आपको? 200 kg, और 6 मीटर की हाइट तक आपको उसको लेके जाना है। तो इस कंडीशन में पूछा है, बताइए कि इस कंडीशन में आपने कितना वर्क डन करेंगे, इस पे कितना वर्क डन होगा। ठीक है, देखिए यहां क्या लिखेंगे आप? मास ऑफ वाटर इज 200 kg, हाइट, इसको ऐसे, हाँ, हाइट टू बी लिफ्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए, हाइट टू बी लिफ्ट इक्वल टू 6 मीटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए वो गिवन है इसमें, वो कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जहां पर वैल्यू ऑफ जी गिवन होती है वहां पर तो आप लोगों को पुट करने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है वही लगा दीजिए। अगर नहीं कहीं दे रखी तो आप क्या लगाएंगे? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा भैया? वर्क डन इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच, देन 200 इंटू 6 इंटू 10 जूल मीन्स 12,000 जूल। ठीक है, ये एक सैंपल प्रॉब्लम थी जब वर्क किया जा रहा था अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, और एक सैंपल क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, जहां पर वर्क ऑब्लिकली किया जा रहा हो, मतलब तिरछा वर्क किया जा रहा हो। मैं इस सैंपल प्रॉब्लम को अभी पढ़ के बताता हूं आप लोगों को क्या कह रहा है ये और क्या पूछा है। देखिए ये कह रहा है कि ए चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर। एक बच्चा है वो 10 मीटर डिस्टेंस तक एक टॉय कार को खींचता हुआ लेके आता है एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन पर। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल 60 विद द हॉरिजेंटल सरफेस।
जो स्ट्रिंग, जो धागा उस बच्चे के हाथ में है वो उस टॉय कार के साथ में, उस टॉय कार के साथ में और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाइड की गई है उस बच्चे के द्वारा वो 5 न्यूटन है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार। क्या कह रहा है वो कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द चाइल्ड इन पुलिंग द टॉय कार, उसको खींचने में उस बच्चे ने उस टॉय कार पर कितना वर्क किया। देखिए इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम कि आप क्या करना है, देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखते हैं। फोर्स applied by child on car इक्वल टू 5 न्यूटन, इतना फोर्स वो उस टॉय कार पे अप्लाइड करता है। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो 10 मीटर की, वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है। ठीक है, और एंगल, एंगल कहां, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन, मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा इस कंडीशन में, वर्क डन इक्वल टू होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। एफ कितना है आपका 5 न्यूटन और कॉस 60 और डिस्टेंस क्या थी आपकी 10, तो देखिए 5 इंटू 50 और कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2 क्या जूल। ठीक है, मींस 25 जूल। तो वर्क डन क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट ने, सॉरी उस बच्चे ने उस ऑब्जेक्ट पे, उस टॉय कार पर कितना वर्क किया 25 जूल। देखिए कॉस की आप ये कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगी ये कॉस की वैल्यू का कितनी होती है, तो मैं यहाँ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लिख देता हूँ। कॉस 0 की वैल्यू बेटे होती है 1, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज में। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इन वैल्यूज को आप अपने पास लिख लीजिए। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल्स की वैल्यू है। ठीक है, स्पेशल टाइप्स के एंगल। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 जब बनाएंगे वहां पर एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इसको पढ़िएगा।